नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रूह तक को छूती चली जा रही थी। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे रहस्य से जिसे लोग सदियों से सिर्फ अफवाह मानते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर अफवाहें ही असलियत हों? आज बात करेंगे एक ऐसे वजूद की जो इंसानों की दुनिया में छिप कर जीता है, वैम्पायर। अब सुनो, वैम्पायर की बातें हमने फिल्मों में बहुत देखी हैं। लंबे दांत, काली आंखें, खून से सना चेहरा, ताबूत में सोते हुए। लेकिन असलियत क्या है? वैम्पायर वाकई होते हैं क्या, या ये सब बस हमारी कल्पना है? देखो दोस्तों, मेरी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। ये टॉपिक थोड़ा डार्क है, थोड़ा परेशान करने वाला भी। और हां, कुछ दिन से वीडियो में गैप आया है, उसका अफसोस है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। अगर कुछ साथी गलत कमेंट कर देते हैं तो सच कहूं बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं वापस आया हूं एक सच्ची कहानी लेकर। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। साल था 2007। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक कस्बा है, कालीगंज। शांत पर अपनी ही सांसों में डूबा हुआ वहीं पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जैसे समय की नजरों से छूट गई हो। लोगों ने उसे भुला दिया था, या शायद जानबूझकर भूल जाना ही बेहतर समझा। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता। दीवारों पर घास उगाई थी, खिड़कियों की लोहे की सलाखें समय के साथ मुड़ चुकी थीं, और हवेली के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था जो उसमें झांकेगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। अमावस की रातें, उन रातों में हवेली से चीखें आती थीं, औरत की चीख जैसे कोई अंदर ही अंदर टूट रही हो। और फिर एक दूसरी आवाज भी, भारी गहरी, इंसानी नहीं, कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। रोहित 17 साल का, गांव के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, इन कहानियों को मजाक समझता था। उसे डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं। अपने दोस्तों को डराने के लिए वो खुद कहानियां गढ़ता रहता था। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब बहुत हुआ, अब मैं जाकर खुद देखूंगा कि इस हवेली में क्या है। डर एक मन का वहम है और मैं साबित करके दिखाऊंगा, उसने अपने दोस्त से कहा। शाम के वक्त जब सूरज का आखिरी कतरा भी आसमान से उतर रहा था, रोहित ने अपना मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की और हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। दीवारों पर जाले लटक रहे थे, फर्श पर सूखे पत्ते चरमरा रहे थे और कुछ धब्बे जैसे सूखा हुआ खून। पर रोहित डरा नहीं। उसने एक कमरा चुना जहां से बाहर का आंगन दिखता था। बैठकर वह मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। घंटा भर बीत गया, हर चीज शांत थी। लेकिन अचानक धड़ाम, मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कौन है? रोहित की आवाज कांपी। वह दरवाजे की ओर भागा और हैंडल घुमाया। जाम हो चुका था, शायद हवा से बंद हो गया होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन अंदर कहीं कुछ हिलने लगा था। तभी उसने देखा, सामने की दीवार पर किसी ने नाखूनों से एक नाम उकेरा था, रुक्मणी। नीचे लिखा था, वो अब भी प्यासा है खून से। एक सिहरन उसके रीढ़ तक दौड़ गई। कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंडक फैल गई थी। सांसें धुंध बनकर मुंह से बाहर आ रही थीं। वह भागा दरवाजे की ओर, पर तभी फर्श से घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव भारी शरीर लेकर पीछे से आ रहा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर मोबाइल की टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा, और उसमें 2 लाल आंखें चमकती हुई, जानवरों जैसी। वह चीखा,
पर आवाज जैसे दीवारों में समा गई। तभी एक सरसराहट उसके कानों में गूंजी, तू उसके खून से आया है, तू उसका वारिस है। अगली सुबह गांव के कुछ लड़कों को हवेली के बाहर मोबाइल पड़ा मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग में बस एक पल दर्ज था, एक अधनंगा आदमी, बहुत लंबा, जिसकी आंखें इंसान की नहीं थीं, मुंह से खून टपक रहा था और उसके पीछे एक परछाई हवा में तैरती हुई, इंसान जैसी नहीं। रोहित का कोई सुराग नहीं मिला। कालीगंज अब और सन्नाटे में डूब गया। कुछ परिवार गांव छोड़कर चले गए, बाकियों ने हवेली की तरफ देखना भी छोड़ दिया। पर हर अमावस और पूर्णिमा की रात हवेली से एक धीमी धुन आती थी, जैसे कोई पुराने ग्रामोफोन पर दर्द भरा गीत चला रहा हो। रोहित के मामा अजय, कोलकाता के एक पत्रकार, जब यह सब सुना तो एक ही बात उनके मन में गूंजने लगी, यह कोई हादसा नहीं है, रोहित जिंदा है, या कुछ उससे जुड़ा हुआ अब भी वहां है। वह गांव लौटे, साथ लाए एक कैमरा, एक पुरानी डायरी और एक पिस्तौल, डर के खिलाफ एक मामूली हथियार। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और तब पहली बार रुक्मणी नाम फिर उभरा। इस बार एक भयावह कहानी के साथ। करीब 90 साल पहले उस हवेली में एक अंग्रेज जमींदार रहता था, रिचर्ड विल्सन। अजीब आदमी था। कहा जाता है कि उसे शराब से ज्यादा खून पीने का नशा था। वह रात के अंधेरे में गांव की लड़कियों को अगवा करता और हवेली के तहखाने में उन्हें कैद कर उनके खून से अपने प्यास बुझाता। कोई नहीं रोक पाया उसे, या शायद किसी में हिम्मत नहीं थी। पर एक रात एक लड़की ने सामना किया, रुक्मणी, गांव की सबसे खूबसूरत और सबसे बहादुर लड़की। उसने हवेली में घुसकर खुद को कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त उसने जमींदार को श्राप दिया, तू मरेगा नहीं, तू प्यासा रहेगा, हर जन्म, हर रिश्ते में। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि रोहित कहां गया, अब सवाल यह था कि क्या रोहित उसी का वारिस है, और क्या रुक्मणी का श्राप अब भी जिंदा है। अजय जितना तहकीकात में गहराई में उतरता गया, उतना ही सच उसकी कल्पनाओं से भी भयावह होता चला गया। उसे धीरे धीरे पता चला कि रोहित की मां मीरा कोई साधारण औरत नहीं थी, वो रुक्मणी की सीधी वंशज थी। और शायद इसी वजह से रोहित का खून उस पिशाच के लिए सबसे शक्तिशाली बन गया था। एक शाम जब अजय हवेली की पिछली कोठरी में छानबीन कर रहा था तो उसे लकड़ी की दराज में एक पुरानी धूल से ढकी किताब मिली। किताब की जिल्द पर लाल अक्षरों में लिखा था, निद्रा रक्त विधि। उसमें बताया गया था कि उस पिशाच को सिर्फ तब खत्म किया जा सकता है जब 3 चीजें एक जगह हों, खून, श्राप और बलिदान। अजय ने तय कर लिया कि अगली अमावस्या की रात वो फिर से उस हवेली में जाएगा। वो रात जब हवेली सबसे अधिक जागती है, रात को ठीक 12 बजे अजय फिर उसी तहखाने में उतरा। हर कदम पर सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। तहखाने की दीवारों पर खून के पुराने छींटे अब भी ताजा लग रहे थे। जंजीरें दीवारों से लटक रही थीं, जैसे किसी समय वहां किसी को बांधा गया हो। फर्श पर खुरदरे खरोंच के निशान थे, ताजा, जैसे किसी ने हाल ही में खुद को घसीटते हुए भागने की कोशिश की हो। तभी कहीं से बहुत हल्की और टूटी सी आवाज आई, मामा, मुझे यहां से निकालो। अजय का दिल उछल पड़ा। वो आवाज रोहित की थी। रोहित, तू जिंदा है? अजय घबराया हुआ उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी जमीन गड़गड़ाई और एक पुरानी दीवार अपने आप खिसक गई, जैसे किसी ने उसे सालों से इंतजार कर रखा हो। उस दीवार के पीछे एक संकरा गलियारा खुला जो अंधेरे में निगलने को तैयार था। गलियारे के आखिरी सिरे पर वो खड़ा था, वो शैतान, अधनंगा, उसके लंबे तेज नुकीले दांत, आग की तरह चमकती लाल आंखें और अब पीठ पर चमगादड़ जैसे काले पंख। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम के साथ डर की लहरें उठती थीं। अजय को लगा जैसे कोई ठंडी लहर उसके शरीर पर चढ़ गई हो। उसके पैरों में जान नहीं थी, होश जैसे छिनते जा रहे थे। मामा, रोहित चिल्लाया, मेरी नब्ज काटो, खून से घेरा बनाओ, जल्दी। अजय की आंखों के सामने किताब की पंक्तियां घूम गई।
केवल वही रक्त जो श्राप से जुड़ा हो रक्षा चक्र बना सकता है। कांपते हाथों से उसने जेब से चाकू निकाला, रोहित की नब्ज पर हल्का सा चीरा लगाया और फर्श पर खून से एक गोल घेरा बनाना शुरू किया। हवा में मंत्रों की एक अस्फुट गूंज सुनाई देने लगी। जैसे जैसे घेरा बनता गया, पिशाच की चाल धीमी पड़ने लगी। उसकी आंखों की लालिमा और भी गहरी हो गई थी, जैसे गुस्से और भूख ने उसे और जानवर बना दिया हो। वो रुका और पहली बार इंसानी जुबान में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज इंसान और जानवर के बीच की कोई गहरी खुरदरी गूंज थी। क्या सोचते हो सिर्फ खून से मुझे रोक लोगे? वो फुफकारा। ये खून मेरी ही नसों से निकला है। रुक्मणी मेरी थी, मेरी। उसके चीखते ही पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं और एक एक करके लालटेन बुझती चली गई। अब वहां बस दो चीजें चमक रही थीं, रोहित का बहता खून और उस पिशाच की जलती आंखें। तभी खून जो फर्श पर फैला था खुद ब खुद घूमने लगा। वो आकृति लेने लगा, एक परछाई बनी और फिर उसमें से एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। रुक्मणी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और एक चेहरा जिसे वक्त ने छूने की कोशिश तक नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में वो आग थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने रिचर्ड की ओर देखा, अब एक पूरा पिशाच बन चुका था, और बोली, तू नहीं बचेगा रिचर्ड। मैंने तुझे एक बार श्राप दिया था, अब तुझे मुक्त कर रही हूं, मौत से नहीं, भस्म होकर। रिचर्ड गुर्राया और हवा में छलांग मारी, सीधे रुक्मणी की ओर। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसका शरीर जलने लगा, चमड़ी पिघलने लगी, हड्डियां सुलगने लगी। वो चीखा, वो चिल्लाया। उसकी चीखें अब भी उस तहखाने की दीवारों में कैद हैं। रुक्मणी ने अजय की ओर देखा, हल्का मुस्कुराई और कहा, इस बार तुमने उसे सच में मारा है, लेकिन याद रखना वो अकेला नहीं था, बहुत से हैं सदियों से छुपे हुए, और अब वो जागेंगे। इतना कहकर वो परछाई जैसे ही आई थी वैसे ही हवा में विलीन हो गई। अजय ने रोहित को सहारा दिया और दोनों लड़खड़ाते हुए तहखाने से बाहर निकले। भोर की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़की से अंदर आई। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं, जैसे वो भी रिचर्ड के साथ ढह गई हो। गांव शांत था, पर सन्नाटा अस्वाभाविक लगा। घर लौटने पर अजय ने देखा कि रोहित की हथेली पर कोई अजीब सी लकीर उभर आई थी, जैसे कोई निशान जलकर उकेरा गया हो। वो चिन्ह, दो पंख और उनके बीच एक रक्त बूंद। अजय को झटका लगा। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक दरवाजा था। असली भय अब भी जागना बाकी था। वो बिना वक्त गंवाए रोहित को लेकर शहर के अपने पुराने दोस्त डॉक्टर ईशान के पास पहुंचा। ईशान सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वो उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें प्राचीन चिन्हों, रहस्यमयी घटनाओं और गुप्त समाजों का गहरा ज्ञान था। जब ईशान ने रोहित की हथेली देखी, उसकी आंखें संजीदा हो गईं। यह चिन्ह, उन्होंने धीरे से कहा, ब्लड ऑनर्म फोरबियन है। ये क्या होता है? अजय ने पूछा। ईशान ने लंबी सांस ली। ये चिन्ह सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके खून में कोई पुराना रहस्य जाग गया हो। इसका मतलब रोहित अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। क्या मतलब? क्या वो पिशाच बन गया है? नहीं, पर अब वो उनके और हमारे बीच की एक कड़ी बन चुका है। एक चुना गया, अब उसे ढूंढा जाएगा। कौन ढूंढेगा? ईशान अपनी लाइब्रेरी की तरफ मुड़ा, एक मोटी किताब निकाली जिसके पन्ने पुराने खून से सने लगते थे। उसने एक चित्र दिखाया, दो पंखों के बीच एक रक्त बूंद, नक्स ऑर्डर, एक प्राचीन पिशाच समाज। खुद को शुद्ध रक्त वाले कहते हैं। यह समाज कहाँ है? दुनिया भर में फैले हैं, लेकिन भारत में इनका सबसे पुराना अड्डा वाराणसी के पास है। व्रात्यु कुंज, एक गुप्त तहखाना जहां नींद में डूबे हुए असली पिशाच अब जागने वाले हैं। अब ये तुम्हारे पीछे होंगे। ये शब्द जैसे ही अजय के कानों में पड़े, खिड़की से एक काला साया फुर्ती से भीतर कूदा। वो इतना तेज था कि अजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने ईशान पर झपट्टा मारा। ईशान! अजय चीखा और बिना सोचे समझे उस साये को धक्का दे दिया।
ईशान जमीन पर गिरा और छाया पीछे हट गई, पर कमरे में एक ठंडी घुटन भर गई थी। दिन बीतते गए। अजय की तफ्तीश उसे अजीब कड़ियों से जोड़ती गई। उसने जान लिया था कि रोहित की मां मीरा रुक्मणी की वंशज थी, वही रुक्मणी जिसे सदियों पहले श्राप मिला था, और शायद इसी वजह से रोहित का खून उस पिशाच के लिए सबसे शक्तिशाली था। एक रात अजय को एक पुरानी किताब मिली, धूल और उम्र की बदबू से भरी, जिसके पन्नों में पिशाच को खत्म करने की विधि लिखी थी। जब खून, श्राप और बलिदान एक जगह इकट्ठा होंगे, तभी वह जागेगा और तभी उसका अंत संभव होगा। अजय जान चुका था कि अगली अमावस्या की रात ही मौका है। हवेली तब सबसे अधिक जागती है। रात के ठीक 12 बजे, हाथ में टॉर्च और दिल में डर लिए, अजय हवेली के तहखाने में उतरा। नीचे घना सन्नाटा था। दीवारों पर सूखे खून के धब्बे अब भी ताजे लगते थे। लोहे की जंग खाई जंजीरें लटक रही थीं और फर्श पर पुराने जमाने के खरोंच जैसे ताजा उभरे थे। हवा में एक नमी और सड़न की मिलीजुली गंध थी। तभी एक धीमी टूटी हुई सी आवाज गूंजी, मामा, मुझे यहां से निकालो। रोहित। अजय की सांस थम गई। उसने टॉर्च घुमाई और देखा, रोहित एक कोने में जंजीरों से बंधा पड़ा था, बुरी हालत में, पर जिंदा। मैं आ रहा हूं बेटा, अजय ने कहा और उसकी ओर बढ़ा ही था कि अचानक जमीन कांपने लगी। दीवारों में से एक हिस्सा खिसकता चला गया, मानो किसी ने कोई प्राचीन जंतर पढ़ लिया हो। उसके पीछे एक लंबा अंधकारमय गलियारा खुला और वहां आखिर में वो खड़ा था, अर्धनग्न, गहरे लाल आंखों वाला, लंबे नुकीले दांत और पीठ से निकले काले चमगादड़ जैसे पंख। वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे, हर कदम पर जैसे अजय के पैरों से जान खींचता जा रहा था। नहीं नहीं, अजय के होठों से निकला, पर आवाज भीतर ही कहीं घुट गई। मामा! रोहित चीखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ चेतावनी थी। मेरी नब्ज काटो, खून से घेरा बनाओ, वरना हम सब मारे जाएंगे। अजय को याद आया, किताब में लिखा था, उसका अंत सिर्फ उसके ही रक्त से संभव है। हाथ कांपते हुए अजय ने जेब से चाकू निकाला। माफ करना रोहित, उसने हल्का सा कट लगाया और रोहित का खून नीचे टपकने लगा। अजय ने उस खून से जमीन पर एक गोल घेरा बनाना शुरू किया। रक्त रक्षा मंत्र चक्र। जैसे जैसे घेरा पूरा होता गया, पिशाच की चाल धीमी पड़ने लगी, पर उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा भूख थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वो पहली बार बोला। उसकी आवाज किसी बर्बाद जानवर और टूटे इंसान के बीच की कोई गूंज थी, ठंडी, खुरदरी और भीतर तक उतरती। तुम सोचते हो इस खून से मुझे रोक लोगे? वो आगे बढ़ा। ये खून मेरी ही रगों से आया है। रुक्मणी मेरी थी, सिर्फ मेरी। पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से पुरानी धुंधली तस्वीरें गिरने लगीं। लालटेन एक एक कर बुझती गईं। अब सिर्फ 2 चीजें नजर आ रही थीं, रोहित का बहता खून और उस पिशाच की लाल आंखें। और तभी खून जो जमीन पर फैला था अचानक आकार लेने लगा। वो घूमने लगा, जैसे कोई प्राचीन आकृति जिंदा हो रही हो। उसमें से एक परछाई निकली। वो रुक्मणी थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा जैसे समय उसे छू तक नहीं पाया। उसकी आंखों में वो आग थी जो इंसानों में नहीं होती। तू नहीं बचेगा रिचर्ड, वो बोली, आवाज स्थिर और अडोल। मैंने तुझे एक बार श्राप दिया था, अब तुझे मुक्त कर रही हूं, पर यह मुक्ति मौत से नहीं, भस्म से आएगी। रिचर्ड, जो अब पूरी तरह पिशाच बन चुका था, हवा में उठा और रुक्मणी की ओर झपटा, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका शरीर जलने लगा। चीखें तेज, कर्कश और भयानक। उसकी चमड़ी झुलसने लगी, चेहरा पिघलता गया और देखते ही देखते वो राख में बदल गया। रुक्मणी ने अजय की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ। इस बार तुमने सच में उसे मारा है, पर याद रखो, वो अकेला नहीं था। बहुत से हैं जो सदियों से सो रहे हैं और अब जागेंगे। और वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अजय ने रोहित को उठाया। दोनों लड़खड़ाते हुए तहखाने से बाहर निकले। भोर हो चुकी थी। हवेली की दीवारों में अब दरारें थीं,
जैसे वह खुद पिशाच की मौत से थक गई हो। गांव में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन घर लौटते समय अजय की नजर रोहित के हाथ पर पड़ी। एक गहरा निशान, 2 पंख और बीच में एक रक्त बूंद। अजय समझ गया, कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो निशान अब और गहरा हो चुका था, जैसे किसी गर्म धातु से उकेरा गया हो। बिना देरी किए अजय रोहित को लेकर शहर गया। ईशान, उसका पुराना दोस्त, जो न सिर्फ मेडिकल साइंस में माहिर था बल्कि रहस्यमयी चिन्हों और गुप्त समाजों का भी विशेषज्ञ था। ईशान का एक रहस्यमय अतीत था जिसे अजय ने कभी कुरेदा नहीं था। जैसे ही उसने रोहित का हाथ देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये चिन्ह, वह फुसफुसाया, ब्लड ऑफ ऑनरबियन का निशान है। क्या मतलब? अजय ने घबराकर पूछा। इसका मतलब ये कि रोहित अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। क्या वो पिशाच बन गया? नहीं, लेकिन अब वो उनके और हमारे बीच की एक कड़ी है, एक चुना गया, और अब उसे ढूंढा जाएगा। किसके द्वारा? ईशान चुप रहा। फिर एक मोटी धूल भरी किताब लाइब्रेरी से निकाली। उसके पन्ने पुराने खून से सने लग रहे थे। एक पन्ना खोला, जहां वही निशान एक पुराने चित्र में उकेरा था। नक्स ऑर्डर, ईशान बोला, एक गुप्त समाज जो रक्त और पिशाचों की शक्ति के पीछे है। और अब कहानी की असली शुरुआत होने जा रही है। 2 पंखों के बीच बहता था खून, गाढ़ा और काला, जैसे अंधेरे का खुद का रंग हो। नक्स ऑर्डर एक प्राचीन पिशाच समाज, खुद को शुद्ध रक्त वाले कहते हैं। सदियों से ये दुनिया के कई हिस्सों में फैले हुए हैं, लेकिन भारत में इनका सबसे पुराना गढ़ वाराणसी के पास एक गुप्त तहखाना है जिसे व्रात्युकुंज कहा जाता है। अब वो हमारे पीछे होंगे? ईशान की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट की कोई जगह नहीं थी। तभी खिड़की से एक काला साया झपटा और कमरे में आ गिरा। वह रफ्तार से आया, इतना तेज कि आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं पाईं। उसकी हरकतें किसी जानवर जैसी थीं। ईशान! अजय ने चिल्लाकर उसे पीछे खींचा और खुद उस साये के सामने आ खड़ा हुआ। पिशाच था वो। उसकी आंखों में खून उबाल खा रहा था, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देख रहा हो। नाखून लंबे, नुकीले, धातु जैसे। उसकी सांसें भी ठंडी और सड़ी हुई थीं। ईशान ने फुर्ती से अपनी जैकेट की आंतरिक जेब से एक नुकीली लकड़ी निकाली। अश्वत्थ अस्त्र, उसने फुसफुसाया। उसने झटके से वो अस्त्र पिशाच के सीने में घोंप दिया। एक भयानक चीख गूंजी, जैसे कोई आत्मा दर्द में चीख पड़ी हो। फिर वो चीख धुएं में बदल गई। पिशाच राख बन चुका था। ये बस एक संदेश था, ईशान ने कहा, और उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। अब वो जान चुके हैं कि हम कहां हैं। रोहित कांप रहा था। अब क्या होगा? ईशान की आंखों में एक अजीब चमक आई। अब हमें वाराणसी जाना होगा, वहीं जहां सब शुरू हुआ था। वहीं हमें जवाब मिलेंगे, और शायद और भी पिशाच। लेकिन ध्यान रहे, इस बार हर कोई दुश्मन नहीं होगा। कुछ हमारे जैसे भी हैं, न पूरे इंसान न पूरे पिशाच। द ब्लड बैलेंस्ड? अजय ने पूछा। हल्की आशंका के साथ ईशान ने गर्दन हिलाई। और उन्हीं में से एक है मेरी बहन। उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक पुराना लॉकेट निकाला। तस्वीर धुंधली थी, एक लड़की की। उसकी आंखें सफेद, उसकी मुस्कान गहरी और रहस्यमयी। गर्दन पर वही चिन्ह जो पिशाचों के निशान की तरह था। उसका नाम सिया है। दिल्ली से वाराणसी का सफर सैकड़ों किलोमीटर लंबा था, लेकिन उस रात वक्त भी जैसे साथ भाग रहा था। रोहित की आंखों में अब डर से ज्यादा सवाल थे, और अजय का चेहरा अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रक्षक जैसा लगने लगा था। ईशान ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर नहीं, पीछे छूटती परछाइयों पर थीं। जैसे ही वे वाराणसी की सीमा में पहुंचे, वातावरण ही बदल गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मौसम की नहीं, किसी दबी हुई सदी पुरानी चीज की। यहां ईशान ने एक सुनसान घाट के पास गाड़ी रोकी। सामने एक टूटा फूटा मंदिर था। उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी थीं, खून से बनी आंखें, अधूरी मानव आकृतियां और एक बेताल सी छाया।
व्रात्य कुंज यहीं नीचे है, ईशान फुसफुसाया। और यहीं सिया को आखिरी बार देखा गया था। उन्होंने मंदिर के एक पुराने फर्श का पत्थर हटाया। नीचे एक संकरी सुरंग खुली। उस सुरंग की हवा गाढ़ी थी, भारी और सांस रोक देने वाली, जैसे वहां सांस भी खून की तरह घुली हुई हो। दीवारों पर संस्कृत में लिखा था, जिन्होंने मृत्यु को हराया है वे नर्क में नहीं, इसी पृथ्वी पर बसते हैं। घंटों चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। मिट्टी से भरे उस हॉल में एक राख का ढेर था और उसके बीच बैठी थी एक लड़की। उसकी पीठ उनकी ओर थी, बाल उलझे हुए, लेकिन एक परिचित कंपन था उसमें। सिया, ईशान ने बमुश्किल फुसफुसाया। लड़की ने सिर घुमाया, आंखें चमक रही थीं, बर्फ जैसी ठंडी लेकिन निर्जीव। फिर एक मुस्कान उभरी, मानो किसी भूले हुए रिश्तेदार को देखकर आई हो। भाई, वह बोली, तुम मुझे ढूंढ लाए? रोहित ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि दीवारों से 4 आकृतियां निकली। वे अधले थे, जैसे आधे इंसान आधे सड़ चुके राक्षस। सावधान, ईशान चिल्लाया, ये हैं साया रक्षक, व्रात्य कुंज की आत्माएं, जो इसके रहस्यों की रक्षा करते हैं। अंधेरे में लहू की गंध गहराने लगी। डर, चीखें और खून की सरसराहट भर गई। तभी सिया ने कुछ बुदबुदाया। एक मंत्र, उसकी हथेली से लाल रोशनी निकली जो धीरे धीरे सब साया रक्षकों को पिघलाती चली गई। मैं अब तुम्हारी बहन नहीं रही, उसने धीरे से कहा। मैं व्रात्य की उत्तराधिकारी हूं और रोहित वही है जिसकी मुझे सदियों से प्रतीक्षा थी। रोहित एक कदम पीछे हटा। क्या मतलब? तुम्हारा खून उसी पिशाच राजा की नस्ल से आता है जिसे सबने मिलकर बंद किया था। ऑर्बियन, अब समय है कि वह जागे, और उसके जागरण का पहला द्वार तुम हो। सन्नाटा। समय थम सा गया। अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रही, रोहित के लिए ये उसकी हकीकत बन चुकी थी। सिया, जिसे वो बचाने आया था, अब खुद उस रहस्य की चाबी थी। उसकी आंखों में वो शून्यता थी जो केवल मृत्यु के पार देखने वाले की होती है। अचानक जमीन हिली, दीवारों से जमी सड़ी हुई लाशें हिली और फिर शांत हो गईं। व्रात्य कुंज ने जैसे सांस ली हो। तुम यकीन नहीं कर पा रहे ना, रोहित? सिया की आवाज धीमी और सम्मोहित करने वाली थी। तुम्हारे अंदर वही लहू है जो रक्त पिशाचों के पहले राजा ऑनर्बियन का था, उस राजवंश का जिसे 600 साल पहले भारतीय संतों और विदेशी शिकारियों ने मिलकर कैद किया था। लेकिन अब वो जागना चाहता है और उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। ईशान एक कदम आगे बढ़ा। हम यहां तुम्हें बचाने आए हैं सिया। अगर तुम उसे जगाओगी तो जो कुछ बचा है वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर यह रिचुअल पूरा हुआ तो क्या होगा? अजय ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। एक द्वार खुलेगा, ईशान बोला, और जिस दुनिया को हमने भुला दिया है वो लौट आएगी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। वे सब पलटे। एक लंबा सांवला आदमी सामने खड़ा था। उसके गले में चमड़े की रस्सियों से बना हार लटका था। आंखें पीली और धुंधली, जैसे सड़ी हुई रोशनी हो। नाम है मेरा नागभद्र, उसने कहा। मैं पिशाचों का रक्षक और अंतिम पंडित हूं। मैं ही इस द्वार को बंद रखने की आखिरी कड़ी हूं। ईशान पीछे हटा। नागभद्र, तू जिंदा है? जिंदा नहीं, वो हंसा। मैं अमृत हूं। मैं उस व्रत का पालन कर रहा हूं जिसमें मेरा शरीर सड़ता है लेकिन आत्मा अमर रहती है, लेकिन आत्मा जागृत रहती है। नागभद्र ने अचानक जमीन पर कुछ काले तरल की बूंदें टपकाईं। बूंदें सिया के पैरों के पास गिरी और वह अचानक दर्द में कराह उठी। आह! उसकी चीख पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। जैसे ही आवाज थमी, उसके शरीर पर अजीब सी रक्त रेखाएं उभरने लगीं, जैसे किसी ने उसे अंगारे से खरोंचा हो। नागभद्र की आंखों में पागलपन नाच रहा था। वह धीमे मगर स्पष्ट स्वर में बोला, अब यह रिचुअल नहीं रुकेगा और तुम सब अब बस बली हो। सुरंग का वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। चारों ओर घना धुआं फैलने लगा और सुरंग की दीवारें लाल चमकने लगी, ऐसे जैसे वे खून से पसीज रही हों।
उनमें से एक सिसकी सी गूंज रही थी, जैसे पुरानी पीड़ाएं उनमें बंद हों। टक टक। दूर कहीं सुरंग के भीतर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रोहित की सांस जैसे रुक गई, उसकी आंखें फैल गईं। ऑनरबियन, उसने धीमे से कहा। वो जाग रहा है। अंधेरा और गहरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हर पत्थर, हर कोना किसी अनदेखे भय से भर गया हो। सुरंग के भीतर की हवा में एक अजीब दहशत पिघल कर बह रही थी। नागभद्र ने अब जमीन पर एक त्रिकोण खींचा। उसने अपने चारों ओर अजीब हड्डियां और राख रख दी। उसकी आंखों में कोई और ही दुनिया बस रही थी। सिया चुपचाप उसके पास बैठी थी, उसकी सहायता कर रही थी, मगर उसकी आंखों में झिझक साफ थी। उसका हाथ बार बार कांप रहा था, जैसे उसका अंतर्मन उसे रोक रहा हो। रोहित, अजय और ईशान एक कोने में सहमे खड़े थे। तभी हवा में कुछ सरसर आया, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा हो। एक आवाज, बहुत धीमी पर सीधी दिल में उतरती हुई, अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरी बात सुनो। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े। एक छाया धीरे धीरे अंधेरे में से बाहर आ रही थी। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने पुराने चमड़े का बैग पीठ पर टांगा हुआ था और उसकी आंखों में एक बेचैन चमक थी। नाम है मेरा विवान मलिक, वह बोला। मैं पिशाच नहीं हूं, पर मैंने उन्हीं के बीच होश संभाला है और मुझे पता है कि ऑर्बियन को कैसे रोका जा सकता है। ईशान आगे बढ़ा। आंखों में शंका और उम्मीद दोनों थी। तू है कौन? 20 साल पहले मेरे पिता और चाचा एक खतरनाक मिशन पर गए थे, द ब्लैक क्रिम्सन प्रोजेक्ट। उनका मकसद था भारत और ट्रांसिल्वेनिया की पिशाच रक्त रेखाओं को ट्रैक करना। वे कभी लौटे नहीं, पर मैं उनकी डायरियां लेकर बड़ा हुआ। ये व्रात्यकुंज एक साधारण गुफा नहीं, ये एक ब्लड गेट है, 2 दुनियाओं को जोड़ने वाला दरवाजा। और एक बार खुला तो फिर बंद नहीं होता। और इसे बंद कैसे करें? रोहित ने घबराई आवाज में पूछा। विवान ने बैग खोला। अंदर एक काली धातु की मूर्ति थी, एक देवी की, मगर उसकी आंखें रक्त जैसी लाल और दांत बाहर निकले हुए। उसने धीरे से कहा, यह है चामुंडा रक्त माया। संतों ने इसी के जरिए पिशाच आत्माओं को बांध रखा था, मगर इसे सक्रिय करने के लिए चाहिए एक बलिदान, या तो किसी रक्त पिशाच का या किसी ऐसे का जो उसी रक्त रेखा से जन्मा हो। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रोहित पर टिक गईं। वह कांप उठा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? विवान गंभीर स्वर में बोला। या तो तू खुद को अर्पण कर या ऑर्बियन को इस दुनिया पर राज करने दे। अब तुझे तय करना है रक्त की कीमत क्या है। ठीक उसी पल नागभद्र की गूंजती हंसी गुफा में गूंज उठी। बहुत देर हो चुकी है, वह चिल्लाया। गेट खुल चुका है। जमीन फटी और रक्त की धाराएं हर दिशा में फैलने लगीं। दीवारों पर लटके शव हिलने लगे, जैसे नींद से जाग रहे हों। एक धुंधली आकृति सुरंग के गहरे हिस्से से उठी। ऑर्बियन। अब वह सिर्फ एक नाम नहीं था, वह वहां था। उसकी उपस्थिति ने अंधकार को भी चीर दिया था। उसकी आंखें इतनी काली थीं कि उनमें झांकने पर आत्मा तक कांप उठे। उसके चेहरे पर आधा लोहे का मास्क था, जिसमें अजीब नक्काशी थी, जैसे किसी भूले युग की चेतावनी हो। उसकी चाल हवा में तैरती हुई सी थी। विवान ने जल्दी से चामुंडा की मूर्ति उठाई और संस्कृत में मंत्र बुदबुदाने लगा, मगर मूर्ति निश्चल रही। कुछ गड़बड़ है, वह फुसफुसाया। नागभद्र अब पूरी तरह अंधकार की ऊर्जा से भर चुका था। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम्हारे देवता यहां बेबस हैं, अब सिर्फ रक्त बोलेगा और ऑर्बियन उसकी अंतिम वाणी है। सिया सबके बीच असहाय खड़ी थी। उसका मन झूल रहा था। गुरु नागभद्र, जिसने उसे बचपन से पाला, और विवान की बातें जो उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। ईशान ने धीरे से विवान के कान में कहा, तू कह रहा था बलिदान चाहिए। विवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, मगर बलिदान खून से नहीं, इच्छा से होना चाहिए, और मेरा खून उस रेखा से जुड़ा है। मैं तैयार हूं। नहीं, सिया चीख पड़ी। सबकी निगाहें उसकी ओर घूमी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज दृढ़।
अगर कोई बलिदान देगा तो मैं दूंगी, क्योंकि मैं नागभद्र की शिष्या नहीं, उसकी बेटी हूं। एक पल के लिए समय थम गया। क्या? रोहित बुदबुदाया। ये कैसे? सिया की आवाज कांप रही थी, पर उसमें साहस था। मेरी मां मरने से पहले मुझे एक नाम देकर गई थी, नारायणी, और यह नाम सिर्फ नागभद्र की रक्त रेखा में चलता था। मैंने सब कुछ झूठ में जिया है, लेकिन अब मैं यह चक्र तोड़ूंगी। उसने धीरे से चामुंडा की मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया, अपना अंगूठा काटकर मूर्ति पर रक्त टपकाया। मूर्ति की आंखें भभक कर लाल हो गईं। एक तेज गूंज हुई, दीवारों पर जमी छाया टूटने लगी। ऑर्बियन एक पल के लिए ठिठका। उसकी आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। नागभद्र सिया की ओर दौड़ा, मगर विवान ने बैग से एक चमकता हुआ धातु त्रिशूल निकाला। उस पर मंत्र खुदे थे। उसने उसे नागभद्र की छाती में घुसा दिया। तेरी अंधकार की राह यहीं खत्म होती है, विवान ने कहा। मगर तभी ऑर्बियन ने एक भीषण दहाड़ लगाई। दीवारों से सड़ी हुई डरावनी आकृतियां निकल आईं। अर्ध पिशाच, आधे इंसान और आधे जानवर। उनकी आंखें लाल, दांत सड़े हुए और पसीजी हुई चमड़ी से बदबू आ रही थी। अब यह युद्ध सिर्फ ऑर्बियन से नहीं, उसकी सेना से था। गुफा का हर कण अब एक ही नाम से गूंज रहा था, ऑनरबियन। सिया की रक्त की एक बूंद जैसे ही मूर्ति पर गिरी, पत्थर की उस जड़ आकृति में हरकत होने लगी। मूर्ति अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसके हाथ पैर फैल रहे थे, चेहरा आकार लेने लगा और उसकी आंखों से लाल रोशनी की तेज किरणें फूटने लगीं। पूरे वातावरण में एक विचित्र सी कंपन फैल गई थी, जैसे जमीन के नीचे कोई ऊर्जा जाग रही हो। विवान ने बिना समय गंवाए अपनी कमर से त्रिशूल निकाला और एक जोरदार वार से नागभद्र को पीछे धकेल दिया। लेकिन नागभद्र की आंखों में हार का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी पुतलियां अब काली हो चुकी थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे, किसी पुराने भूले हुए मंत्र की तरह। एक अजीब सी भाषा थी जो इंसानी कानों को कचोटती थी। तभी उसके चारों ओर धुएं सी परछाइयां मंडराने लगीं, जैसे अंधेरा उसकी रक्षा करने चला हो। वह धीमे धीमे खड़ा होने लगा और फुसफुसाया, मैं मर नहीं सकता विवान। मेरा रक्त पिशाचों की जड़ से जुड़ा है, तुम मुझे नहीं समझ सकते। उधर सिया अब उस जिंदा होती मूर्ति के ठीक सामने खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ चमकने लगा था, एक पेंडेंट जो उसकी मां ने एक सपने में उसे पहनाया था। पेंडेंट अब हवा में तैर रहा था। उसके भीतर कुछ धड़क रहा था, जैसे कोई छोटा दिल जो किसी प्राचीन जीव का हो सकता था। यह क्या है? अजय की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। विवान ने उसे घूरते हुए कहा, यह डार्किंग्स हार्ट है, वैम्पायर लॉर्ड का दिल। सदियों पहले उसकी आत्मा के साथ इसे बंद कर दिया गया था। और ठीक उसी पल गुफा के कोनों से चीखें गूंज उठी। ओनर्बियन की सेना टूट पड़ी थी। गुफा की छाया में से अंधकार जैसे जिंदा हो गया था। चमकते नाखूनों, भयंकर दांतों और लाल आंखों वाले वे पिशाच प्राणी झपटते हुए सामने आने लगे। अब रोहित ने अपने झोले से नमक और राख का मिश्रण निकाला और हवा में फेंका। धुएं और चीखों की लहर उठी। कुछ पिशाच जलने लगे। ईशान ने अपनी स्टील की छड़ निकाली, जिस पर मंत्र उकेरे गए थे। हर वार से वह आग की लपट छोड़ रही थी। लेकिन तभी गुफा की ऊपरी चट्टानों से एक भारी छाया कूदी। वह कोई जाना पहचाना नहीं था। लंबे बिखरे बाल, गहरा भूरा कोट, आंखों में चमक और हाथ में भारी कुल्हाड़ी। नाम है मेरा जीन्स, उसने गूंजती आवाज में कहा। मैं शिकार करता हूं, पर सिर्फ उनका जो खुद को शिकारी समझते हैं। हर कोई ठिठक गया। यह कोई और नहीं, वह था अंधकार का शिकारी। सदियों से ऑर्बियन की तलाश में घूमता वैम्पायर हंटर डॉट ऑनरबियन की आंखें जल उठी। तू तो मरा हुआ था, जीन्स मुस्कुराया। मरे हुए लौटते नहीं ऑर्बियन, लेकिन कुछ दर्द ऐसा होता है जो इंसान को मौत से जिंदा कर देता है। अब लड़ाई 3 दिशाओं में बंटी थी। सिया और उसका रहस्यमयी पेंडेंट, विवान और उसका त्रिशूल, और जीन्स जिसकी कुल्हाड़ी से टकराते ही ऑर्बियन की सेना पीछे हटने लगी। लेकिन तभी ऑर्बियन ने सिया की ओर देखा और उसका असली रूप प्रकट होने लगा।
वह इंसानी आकार से ऊंचा होता गया। पीठ से काले पंख निकल आए और चेहरा विकराल राक्षसी रूप में बदल गया। एक चीख के साथ उसकी सांसों से आग की लहरें निकली और गुफा थर्रा उठी। अगले ही पल अंधकार सिमट गया और सिया गायब थी। सिया! विवान की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सन्नाटा पसर गया। ऑर्बियन के जाते ही उसकी सेना भी धुएं में बदलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका सिया की गैर मौजूदगी थी। विवान पागलों की तरह चट्टानों के पीछे हर कोने में सिया को ढूंढ रहा था। रोहित और अजय रहस्यमयी चिन्हों को पढ़ने की कोशिश में लगे थे जो गुफा की दीवारों पर उभरे थे। जीन्स एक कोने में चुप बैठा था। उसकी कुल्हाड़ी जमीन में गड़ी थी और वह एक पुराने फटे कागज को देख रहा था। उसने बमुश्किल सुना, लेकिन कहा, वो उसे मिरर डोमेन में ले गया है। मिरर डोमेन? विवान चौंक गया। ये क्या है? जवाब देने से पहले गुफा की दीवार पर एक नीली रोशनी उभरी। उसमें एक चेहरा बनने लगा। धवल आंखें, नीला चोगा और उसके पीछे स्थिर हवा, मानो समय वहीं रुक गया। हो, मेरा नाम कैलिक्स है, वह बोला। मैं समय और आयामों का रक्षक हूं और मैं जानता हूं सिया कहां है और ऑनरबियन अब क्या करने वाला है। तुम कौन हो? विवान आगे बढ़ा। तुम ये सब कैसे जानते हो? कैलिक्स ने अपने हाथ उठाए और हवा में एक छवि बनाई। वह एक जलती हुई दुनिया थी। उलटे पहाड़, लाल आसमान और एक काले चांद के नीचे शीशे जैसा एक विशाल महल। यह है मिरर डोमेन, कैलिक्स बोला। ऑर्बियन सिया को वहां ले गया है ताकि उसे ब्लड ऑफ ब्रह्म से जोड़ सके, वह शक्ति जो वैम्पायर और मानव के बीच संतुलन बनाए रखती है। यदि वह इसे नियंत्रित कर लेता है तो हर वैम्पायर अजय जैसा अजेय बन जाएगा और इंसान केवल भोजन। जीन्स उठ खड़ा हुआ। हम उसके पीछे जाएंगे और इस बार यह लड़ाई वहीं खत्म होगी। नहीं, कैलिक्स ने चेताया, तुम सीधे मिरर डोमेन नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए तुम्हें ऐश्वर्य यंत्र को सक्रिय करना होगा। वह 3 हिस्सों में बंटा है। एक हिमालय की बर्फ में, दूसरा राजस्थान के रेगिस्तान में और तीसरा वैम्पायरों की गुप्त बस्ती में, वर्ण गृह में। वर्ण गृह? यह नाम सुनते ही जीन्स की आंखों में आग जल उठी। यही वो जगह है जहां मेरी बहन को मार डाला गया था। यात्रा अब 3 हिस्सों में बंट चुकी थी। हर रास्ता अपने साथ दर्द, रहस्य और पुराने जख्म लेकर आने वाला था। विवान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तैयार हो जाओ, उसने कहा। अब जो लड़ाई है वो आखिरी होगी या फिर हम में से कोई बचेगा ही नहीं। आसमान पर काली रात छाई थी और हवा में लोहे और राख की गंध तैर रही थी। सामने एक वीरान घाटी फैली थी जिसके बीचों बीच थी वर्णगृह, वह गुप्त बस्ती जहां सूरज कभी नहीं उगता। चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जिन पर लाल भूरे धब्बे किसी पुराने युद्ध की कहानियां सुना रहे थे। विवान, जीन्स, रोहित, अजय और कैलिक्स उस छिपे द्वार तक पहुंचे जिसे केवल वही खोल सकता था जो वैम्पायरों की भाषा बोल सकता हो। कैलिक्स ने आंखें मूंद ली और प्राचीन वैम्पायर लिपि में कुछ मंत्र बुदबुदाए। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगे और द्वार खुल गया, लेकिन साथ ही कुछ और भी जाग गया था। उन्हें पता है, हम आ चुके हैं, जीन्स ने फुसफुसाया। जैसे ही वे वर्ण गृह में घुसे, चारों तरफ नीली ज्वालाएं दिखाई दी। हर नुक्कड़ पर वैम्पायर गश्त लगा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। वे पीले थे। नहीं, वो रंग कोई साधारण पीला नहीं था। उसमें कोई भयावह चमक थी, जैसे किसी जहरीले जीव की। त्वचा पर रेंगती रोशनी। उनकी चाल भारी, सटीक और खतरनाक थी। हर कदम पर धड़-धड़ की ध्वनि, जैसे किसी दरिंदे का शिकार पर बढ़ना। ये एलर्ट गार्ड्स हैं, कैलिक्स ने सांस रोके फुसफुसाया। उसकी आंखें संकरी हो गई थीं। ऑनरबियन की रचना, ये इंसानों के खून से नहीं, उनकी आत्मा से शक्तिशाली होते हैं। टीम ने अपने शरीर को दीवारों से सटा लिया, सांसें थाम ली और छाया में सरकते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगे। एक संकरी गली में मुड़ते ही सामने एक लड़का खड़ा मिला। लगभग 8 साल का होगा, लेकिन उसकी आंखों में उम्र की कोई सीमा नहीं थी। वहां कुछ ऐसा था जो समय
को रोक देता था। उसकी उपस्थिति ही जैसे हवा को भारी बना रही थी। मेरा नाम एलरिक है, उसने बिना झिझक के कहा। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब स्थिरता थी, मानो वो सदियों से यह नाम दोहराता आया हो। मैं ऑनरबियन का बेटा हूं। जैसे ही शब्द हवा में तैरे, सब कुछ रुक गया। विवान ने तलवार के हत्थे पर हाथ रखा। रुको, कैलिक्स ने उसे रोका। उसकी हथेली हवा में उठी। एलरिक का चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में दर्द की एक परत थी। हां, मैं उसका बेटा हूं, पर उत्तराधिकारी नहीं। उसने मेरी मां को मार डाला क्योंकि वह इंसान थी। एक ठंडी खामोशी फिर से लहराई। मैं आधा इंसान हूं, आधा वैम्पायर। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हमें तुम पर क्यों यकीन हो? जीन्स ने आंखें तरेरते हुए पूछा। एलरिक की नजरें उसके चेहरे से हटकर फर्श पर टिक गईं, क्योंकि अब वह मेरे साथ भी वही करने वाला है जो उसने सिया के साथ किया। उसे ब्लड ऑन ऑफ ब्रह्म की तीसरी कुंजी चाहिए, और वह मेरे भीतर छिपी है। उनकी सांसें जैसे थम गईं। तो इसका मतलब, विवान ने धीरे से कहा, हमें सिया को भी बचाना होगा, और तुम्हें भी। 2 मोर्चे, एक दिल, एक दिमाग। और एक और बात, एलरिक ने जोड़ा, वर्ण गृह की गहराई में एक कैद खाना है। वहां सिया अकेली नहीं है, कोई और भी बंद है, कोई जो इस पूरी कहानी का असली सूत्रधार है। जीन्स की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन? एलरिक ने एक पल को चुप्पी साधी, फिर धीमे से कहा, नेरथ, वैम्पायरों की पहली रानी। वर्ण गृह की हवा अचानक और भारी हो गई। हर सांस में जंग लगे लोहे की गंध और सड़े हुए खून की सनसनाहट घुली हुई थी। विवान, जीन्स, रोहित, अजय, कैलिक्स और अब एलरिक, 6 लोग अब इस कहानी की कड़ियों में बंध चुके थे। पर हर कदम पर यह एहसास गहराता जा रहा था कि यह कहानी कहीं और से बुनी गई है। एक अंधेरी सुरंग में उतरते हुए कैलिक्स ने धीमे से कहा, नेरथ, वो सिर्फ वैम्पायरों की पहली रानी नहीं थी, वह ऑनरबियन की गुरु थी। गुरु? जीन्स चौंका। हां, एलरिक ने सिर हिलाया। लेकिन उसने कभी नहीं चाहा कि वैम्पायर और इंसान आपस में युद्ध करें। वह संतुलन चाहती थी, पर ऑर्बियन ने उसे धोखा दिया और वर्णगृह की गहराई में उसे कैद कर दिया गया, क्योंकि वह वैम्पायर और इंसानों के मिलन की भविष्यवाणी करने लगी थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, सुरंगें समय के गर्त में बदलती गईं। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे थे, नेरथ की विशाल चमकती आंखें और उसके चारों ओर झुके सैकड़ों वैम्पायर। आखिरकार वे उस कक्ष तक पहुंचे जहां दीवारें काले क्रिस्टल से जड़ी थीं। बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था, जिस पर जंजीरों में बंधी एक महिला थी। उसके लंबे सफेद बाल उसकी छाती पर फैले थे, नीले होंठ जैसे ठंड से जमे हों, और आंखें बंद होते हुए भी सब कुछ देख रही थीं। यह नेरथ है, एलरिक ने कहा, और यह अब भी जीवित है, श्राप की अवस्था में। तभी एक जोरदार चीख क्रिस्टल से निकलकर पूरे कक्ष में गूंज उठी। नेरथ की आंखें खुल गईं। एक सर्द लहर पूरे कमरे में फैल गई। वो आ रहा है, उसकी आवाज हवा में तैरती हुई गूंजी। कौन? विवान ने पूछा। ऑर्बियन नहीं, नेरथ ने धीरे से सिर उठाया। वो जिसे उसने जगाया है, मृत वैम्पायरों का राजा गठरियल। सबके चेहरे पर खामोशी छा गई। गठरियल अब जाग चुका है, नेरथ बोली, और सिया अब सिर्फ कैदी नहीं है, वो उसकी दुल्हन बनने जा रही है। जीन्स का चेहरा सख्त हो गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। नेरथ मुस्कुराई। तो फिर मेरी जंजीरें तोड़नी होंगी, लेकिन याद रखो, मुझे आजाद करना मतलब है हर वैम्पायर की नींद तोड़ देना। क्या तैयार हो उस युद्ध के लिए? सबकी निगाहें विवान पर टिक गईं। उसने गहरी सांस ली। हम पहले ही युद्ध में हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। नेरथ की आंखों में आग जल उठी। एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, गठरियल की दुनिया की ओर। धरती की गहराइयों में छिपा वह द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। नेरथ की जंजीरें टूट चुकी थीं, और उसके साथ ही वैम्पायर ब्रह्मांड की एक बहुत पुरानी सील भी। चारों तरफ की हवा कांपने लगी थी, जैसे कोई पुरानी बुराई फिर से जाग चुकी हो। नेरथ, विवान, जीन्स, कैलिक्स
रोहित, अजय और एलरिक उस रहस्यमयी सुरंग में उतरने लगे। वहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी, कभी खून की, कभी फूलों की और कभी ऐसी जो मौत से भी परे थी। ये कोई आम रास्ता नहीं है, एलरिक ने फुसफुसाया। यह गठरियल की छाया है। मतलब? विवान ने पूछा। यह एक जीवित स्थान है, एलरिक ने कहा। हर कदम पर यह बदलता है। यह तय करता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन खुद को खो बैठेगा। नेरथ ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उनके शब्द हवा में गूंजे और सुरंग का रास्ता धीरे धीरे खुद ब खुद बदलने लगा, जैसे वे कोई प्राचीन चाबी हों। तभी सुरंग के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई, लंबा कद, जलती आंखें और चेहरा इंसानी, लेकिन कुछ और भी। तुम्हारा स्वागत है। उसकी आवाज भारी थी। मैं हूं जारथ। एक नई परछाई कहानी में दाखिल हो गई थी। गठरियल का संदेशवाहक और रक्षक। एक समय में मैं इंसान था, वह बोला, पर अब अंधकार का पुजारी हूं। उसकी नजरें नेरथ पर जमी थीं। तुम भूल गई हो क्यों तुम्हें बंद किया गया था। तुम्हारा संतुलन अब नहीं चलेगा। गठरियल की रात शुरू हो चुकी है। नेरथ आगे बढ़ी। जारथ, गठरियल को जगाकर तुमने अपने अंत को ही बुलाया है। नहीं, जारथ हंसा। हमने सिया को गठरियल के खून से बांध दिया है। अब वो उसकी हिस्सा बन चुकी है। विवान का चेहरा सख्त हो गया। हम उसे बचाएंगे तो पहले मुझे हराना होगा। जारथ की आंखों से आग की लपटें निकलीं और एक विस्फोट के साथ युद्ध छिड़ गया। जीन्स और कैलिक्स ने एक साथ हमला किया। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, मानो हर पल उनके जीवन का अंतिम हो सकता था। एलरिक ने तुरंत एक ढाल बनाई, नीली चमकती हुई ऊर्जा से, जिसने जारथ के काले जादू की लहर को रोक दिया। कुछ पल को सब स्थिर हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन तभी जारथ मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सिर झुकाकर सीधे अजय की आंखों में देखा। क्या तुम उसे देखना चाहते हो, अजय? उसकी फुसफुसाहट किसी सपने की तरह अजय के कानों में घुली। अजय की पुतलियां फैल गईं। उसके सामने अचानक एक सुनहरा कक्ष प्रकट हुआ, चारों ओर आभूषणों की चमक, और वहां सिया जीवित मुस्कुराती हुई उसके सामने बैठी। सिया, अजय की आवाज टूटती हुई निकली। नहीं अजय, पीछे हटो, वो असली नहीं है। नृत्य की चीख फटी आवाज में उभरी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अजय जैसे अपने आप चला जा रहा था, कदम दर कदम सिया की ओर, और फिर वो उसमें समा गया। उस माया में, जारथ की रची माया ने उसे अंधेरे के उस गहरे समंदर में खींच लिया, जहां ना समय था ना स्थान, सिर्फ भ्रम, अकेलापन और वह आवाज जो बार बार कहती, वो तुम्हारी है, बस और पास आओ। वो भूल भुलैया जहां अजय भटक रहा था, वो अंतहीन थी। दीवारें बदलती थीं, रास्ते पलटते थे, और सिया हर मोड़ पर दिखती, मुस्कुराती, फिर ओझल हो जाती। नेरठ ने आंखें बंद कर अजय को ढूंढने की कोशिश की। उसकी चेतना जारथ की माया में प्रवेश करने लगी, बट इट वॉज टू डीप। उस माया की गहराई किसी भी सामान्य जादूगर की पकड़ से परे थी। हमें किसी और की जरूरत है, नेरथ ने अचानक कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन निर्णय भी। किसकी? कैलिक्स ने पूछा। एललीरा। नेरथ ने एक नाम लिया, जिससे हवा में सिहरन दौड़ गई। वो वैम्पायर? दैन विवान फुसफुसाया। हां, जिसे गठरियल ने सदियों पहले निर्वासित किया था। उसी में वो शक्ति है जो जारथ की माया को भेद सकती है। कैलिक्स ने बिना देर किए एक आयामी द्वार खोला। दरारों से नीला प्रकाश फूटा और वे सब एक उजाड़ बर्फ से ढकी घाटी में उतर गए। उस घाटी में एक प्राचीन मंदिर था, बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ, लेकिन उसके बीचों बीच बैठी थी एललीरा। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे उसकी हर सांस आसपास की हवा को कंपन दे रही थी। हमें आपकी मदद चाहिए, विवान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट आई। एल्लीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो आंखें नीले प्रकाश से चमकती थीं, जैसे उनमें कोई आकाश सिमटा हो। मैं जानती हूं,
उसने शांति से कहा, झारत की माया को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। उसने अपनी उंगलियों के बीच से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला, हवा में लहराता हुआ जैसे किसी जीवित चीज की तरह। यह माया भेदी है, इसे अजय के हृदय के पास रखना होगा। यही उसकी चेतना को झकझोर कर उसे वापस खींचेगा। दल ने झारत की माया में प्रवेश किया। अंदर एक भयावह दृश्य, दीवारें अंधेरे में पिघलती सी लगती, जमीन पर समय जैसे टपक रहा हो, हर कोना किसी बीते दुस्वप्न की परछाई। विवान का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन एललीरा की उपस्थिति किसी ढाल की तरह उनके चारों ओर थी। उसकी ऊर्जा से माया में दरारें पड़ने लगी थीं। वो रहा, कैलिक्स ने कहा। जब वे एक कक्ष में पहुंचे, वहां एक नीली रोशनी से बंधा अजय बैठा था। सिया की छवि के सामने निर्विचल खोया हुआ विवान ने धीरे से माया भेदी को निकाला और अजय के हृदय के पास रखा। एक तेज प्रकाश फूटा, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। अजय की आंखें झपकी, फिर खुली। मैं, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं फंसा हुआ था माया में। उसने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में आभार छलक पड़ा। तुम सबने मुझे बचा लिया। लेकिन उनकी राहत बस कुछ पल की थी। माया के केंद्र से एक तीखी हंसी गूंज उठी, कटु, तुच्छ और थर्राती हुई। झारत प्रकट हुआ, उसकी आंखें आग सी जल रही थीं। तुमने मेरी माया को तोड़ा, उसने गुर्राते हुए कहा। अब मेरे क्रोध का सामना करो। एललीरा उसके सामने आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें सख्त। झारत, उसने कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब न्याय होगा। झारत और एललीरा गहराइयों की उस माया में आमने सामने खड़े थे। एक की आंखों में क्रोध की ज्वाला और दूसरी में सदियों पुरानी निश्चल शक्ति। तुम समझती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? झारत हंसा। मैं गठरियल की शक्ति से जुड़ा हूं और मैं समय से भी प्राचीन हूं, एललीरा ने जवाब दिया। उसने आंखें बंद की और एक मंत्र का उच्चारण करने लगी। हवा थर्राई, नीला प्रकाश फूटा और झारत पीछे धकेल दिया गया। कुछ क्षणों में ही उसका शरीर टूटने लगा और वो अंततः अंधकार में समा गया। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। एललीरा ने काले क्षितिज की ओर देखा। वहां दूर बर्फ की परतों में ढका गठरियल का किला था। झारत गया, उसने धीरे से कहा, पर गठरियल अब भी सक्रिय है और सिया अब उसकी अगली शिकार है। वो सब चुप थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उनके कदम किले की ओर बढ़ चले, क्योंकि ये अंत नहीं, शुरुआत थी। लेकिन रास्ते में उन्हें एक रहस्यमय जंगल से गुजरना पड़ा। छायावन। इस जगह का नाम ही काफी था लोगों को सिहराने के लिए। कहते हैं यह कोई आम जंगल नहीं था, यह जीता जागता था और निगल लेता था उन्हें जो इसकी सीमा पार करने की भूल करते। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य भाषा में फुसफुसा रही थीं। चारों ओर एक भारीपन था, जैसे हवा खुद देख रही हो उन्हें। तभी एक ठंडी सी चमक महसूस हुई और घने धुंध के बीच एक युवती धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें चंद्रमा की तरह चमक रही थीं, लेकिन वो चमक सर्द थी, जैसे भावनाओं से परे। मैं हूं ल्यू, उसने कहा, आवाज शांत लेकिन भीतर तक गूंजती हुई। छायावन की रक्षक, बताओ किस लिए आए हो यहां? विवान ने लयबद्ध कदम आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया, हम गठरियल को रोकना चाहते हैं। वो अंधकार की ऐसी लहर ला रहा है जो इस दुनिया को निगल जाएगी। ल्यू कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें जैसे हर एक को भीतर तक देख रही थीं। मैं मदद करूंगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। वो उन्हें एक काली पगडंडी पर ले गई, जो एक रहस्यमय स्थान तक जाती थी। वहां हवा स्थिर थी, कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उनकी सांसों की ध्वनि। यहां, ल्यू ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से सामना करना होगा। नकली नहीं, असली भय जो तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। एक एक कर सब बिखरने लगे। विवान की आंखों के सामने सिया की झुलसी हुई देह पड़ी थी। उसकी चीखें
उसका नाम पुकारती आवाज। वो खुद को रोक नहीं पाया। नहीं, सिया! वह चिल्लाया, जमीन पर घुटनों के बल गिरते हुए। जीन्स। उसने खुद को देखा, बच्चों के एक कमरे में। गलती, एक निर्णय जिसने कई जिंदगियां लील ली थीं, वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कैलिक्स, उसके सामने उसका परिवार था, लेकिन टूटे हुए, घायल उसकी वजह से। माफ करना, मैं सब ठीक करना चाहता था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वे टूटे नहीं, कांपे, गिर पड़े, पर उठे। और जब ल्यू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सिद्ध किया कि तुम इस यात्रा के योग्य हो, तो उसकी मुस्कान में पहली बार कुछ मानवीय था। अब वे तैयार थे। ल्यू साथ में थी और उनका अगला पड़ाव था गाथरियल का किला। किले की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक प्राचीन क्रोध समाया हुआ था। खून की बूंदें अब भी पत्थरों पर ताजा लगती थीं, जैसे समय ने उन्हें भूलने से इनकार कर दिया हो। विवान, एल्लीरा, ल्यू, जीन्स, रोहित, अजय और एलरिक चुपचाप अंतिम तैयारी कर रहे थे। अचानक हवा का बहाव बदल गया। कुछ अजीब था। यहां कुछ है, एल्लीरा ने फुसफुसाया। फिर एक आहट, और मलबे के ढेर से एक छाया उठी। धीरे धीरे एक चेहरा स्पष्ट हुआ। काले नयन, मुंह पर अजीब ठंडी मुस्कान, मानो वो सब कुछ जानता हो। मैं हूं अर्केश। उसकी आवाज में एक कंपन था। रक्त संरक्षकों की आखिरी उड़ान। मैं वो योद्धा हूं जिसने अंधकार से सदियों तक लड़ाई की है और तुम्हारे जैसे स्वप्न देखे हैं, स्वप्न गठरियल के अंत के। वो उनके पास आया बिना एक पल हिचकिचाए, और फिर उसने एक पुराना लोहे से जड़ा खंजर निकाला। उस पर मंत्रों की लकीरें थीं, जैसे जख्म जिनमें समय भी प्रवेश नहीं कर पाया। यह है रक्त अभिषेक, उसने गंभीर स्वर में कहा। यह वही शक्ति है जो हमें उस बलिदान से जोड़ती है जिसके बिना सच्ची रक्षा संभव नहीं। एल्लीरा ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा आगमन हमें उम्मीद दे सकता है, लेकिन याद रखो, इस किले में गठरियल का अंधकार सांस लेता है। विवान की आंखों में आग थी। हमें सिया को बचाना है, और अगर तुम्हारा ज्ञान हमें एक रास्ता दिखा सकता है, तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों पर चित्र उभर आए, काले स्याह आकृतियां, मानो चेतावनी दे रही हों। हवा सर्द थी, और हर कदम के साथ गठरियल की उपस्थिति और भारी लगने लगी। किले की छाया में घुसते ही एक महाकाली चीख गूंजी। फिर एक आकृति प्रकाश में आई, सिया। वो माया के बंधन से टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा और दृढ़ता दोनों थे। उसके चारों ओर गठरियल की रक्तिम आभा नाच रही थी, जैसे वो उसे जकड़े हुए हों, और फिर भी वो लड़ रही थी। अर्केश ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब आरंभ होती है अंतिम लड़ाई। गठरियल को हराना ही एकमात्र रास्ता है। तभी सिया का श्राप मुक्त होगा, और वह आत्मा जो हमारे बीच अधूरी पड़ी है, अंततः शांति पाएगी। उसके स्वर में दृढ़ता थी, और सबने सिर हिलाया। अचानक हवाओं ने अपना चेहरा बदल लिया। किले की गहराइयों से गूंज आई गठरियल की आवाज, गूंजती हुई, भयानक, तलवारों की झंझनाहट, मंत्रों की फुसफुसाहट, और हर जगह खून की गंध। सब मिलकर एक पुराने भूले हुए युद्ध की वापसी का आभास दे रहे थे। अर्केश का खंजर अब चमक रहा था, जैसे खुद समय उस पर ध्यान दे रहा हो। फिर जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने रास्ता खोला, किले के भीतर एक रक्तपट प्रकट हुआ। वो सीधे हृदय तक जाता था। चारों ओर घना अंधकार और रक्त की भारी गंध, हर कोना मृत्यु की छाया से ढका हुआ। और फिर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, स्वागत है वीरों, क्या तुम तैयार हो अपनी अंतिम परीक्षा के लिए? यह थी नायरा की आवाज, गाथियल की सबसे शक्तिशाली अनुयायी। उसकी उपस्थिति स्वयं रक्त की पुजारी जैसी थी। उसने कहा, अगर सिया को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें रक्त परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे साहस, बलिदान और एकता की होगी। दल चुपचाप सहमत हो गया और परीक्षा शुरू हुई। विवान ने खुद को फिर अकेला पाया। सिया को खो देने का भय उसे पूरी तरह निगल गया।
उसने खुद को टूटते हुए महसूस किया। जीन्स, उसने खुद को अपने अपराधों के कटघरे में खड़ा पाया। हर निर्णय, हर गलती जैसे गूंज बनकर वापस लौट आई। कैलिक्स, उसने अपने प्रियजनों की पीड़ा देखी। चीखें, आंसू, सब उसके भीतर के संकल्प को झकझोरने लगे। लेकिन ये लोग आम नहीं थे। उन्होंने डर को देखा, उसे महसूस किया, फिर उससे पार निकल आए। अभी तो युद्ध बाकी था और गठरियल, वो इंतजार कर रहा था। अर्चेश ने सभी को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन भीतर कहीं दृढ़ता उबाल रही थी। हमने ये यात्रा साथ शुरू की थी, उसने धीमे और गूंजते स्वर में कहा, और हम इसे साथ ही खत्म करेंगे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस चुप्पी में एक साहस पनप रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी की आंखों में वही बात झलक रही थी, हम पीछे नहीं हटेंगे। नायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुमने साबित कर दिया अर्चेश, उसने कहा, कि तुम इस अग्नि परीक्षा के योग्य हो। अब सिया तुम्हारी राह देख रही है। दल ने गहरी सांस ली और किले के अंधेरे हृदय में प्रवेश किया। वहां उन्होंने जो देखा, उससे रोंगटे खड़े हो गए। सिया एक विशाल रक्तिम क्रिस्टल में कैद थी। उसकी सांसें धीमी थीं, मानो जीवन की डोर बेहद नाजुक हो गई हो। और उसके सामने एक परछाई की तरह गाथरियल खड़ा था। उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में विकृत, आंखें ऊर्जा से चमकती हुई। बहुत देर कर दी तुमने। गाथरियल की आवाज बर्फ सी ठंडी और क्रूर थी। अब सिया मेरी है, उसकी शक्ति से मैं अंधकार का साम्राज्य रचूंगा। लेकिन अर्चेश पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल प्रतिज्ञा थी। हम तुम्हें रोकने आए हैं, उसने कहा, रक्त अभिषेक खंजर को कसकर थामे। सिया को मुक्त कराना ही हमारा ध्येय है और तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। गाथरियल ने क्रूरता से ठहाका लगाया, फिर अपने अनुचरों को एक इशारे से बुलाया। अचानक पूरा कक्ष चीखों और जादुई टकरावों से गूंज उठा। विवान और जीन्स ने एक साथ गाथरियल की सेना पर धावा बोला। कैलिक्स की तलवारें आकाश में चमक रही थीं, जबकि एलरा लगातार मंत्र बुदबुदा रही थी। उसकी उंगलियों से नीली ऊर्जा की लहरें निकलती और शत्रु थर्रा उठते। ल्यू ने चंद्र ऊर्जा से पूरे कक्ष को प्रकाशित कर दिया। उसकी आवाज गूंज उठी, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रोहित और अजय तकनीकी प्रणाली को भेदने में जुटे थे। उनकी आंखें लगातार स्कैन कर रही थीं। सिया तक पहुंचने का कोई रास्ता खोजते हुए अर्चेश ने गाथरियल की ओर कदम बढ़ाए। तेरा अंत अब निश्चित है, उसने कहा। उसका स्वर अब आदेश की तरह लगा। मैं अमर हूं, गाथरियल ने गुर्राते हुए कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन अर्चेश ने बिना हिचकिचाहट के रक्त अभिषेक खंजर को उछाल दिया। वह हवा चीरता हुआ गाथरियल के सीने में जा ढसा। एक क्रूर चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। नहीं, यह असंभव है। गाथरियल की आवाज टूटती चली गई। क्रिस्टल दरकने लगा। दरारों से लाल रोशनी झलकी और फिर एक तेज धमाके के साथ वह चकनाचूर हो गया। सिया थरथराती हुई जमीन पर गिरी, लेकिन जिंदा थी। विवान दौड़कर उसके पास गया, उसे कसकर गले लगाया। तुम ठीक हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। सिया ने उसकी ओर देखा। आंखों में थकावट थी, मगर होठों पर एक शांत मुस्कान। हां, उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी वजह से। दल एक दूसरे की ओर देखने लगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें चमक भी थी, विजय की, संतोष की। अंधकार ढह चुका था और फिर एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन जैसे अक्सर होता है, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। जब वे किले से बाहर निकले, धुंध और राख के बीच एक रहस्यमयी आकृति उनका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें गहरे लाल थीं और उसकी उपस्थिति में अजीब तरह की ठंडक थी, मानो समय थम गया हो। तो तुमने गाथरियल को हराया, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन क्या तुमने सच में अंधकार को मिटा दिया है? विवान ने आंखें संकरी की। तुम कौन हो और ये सब कहने का मतलब क्या है? मैं ड्रेविन हूं, वह बोला, एक वैम्पायर, लेकिन गाथरियल का अनुचर नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। गाथरियल केवल एक मोहरा था,
असली खतरा अब जाग रहा है। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम कहना चाहते हो कि अभी भी कुछ बाकी है? ड्रेविन ने सिर हिलाया। हां, और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक है। एक बार फिर सन्नाटा गहरा गया। दल ने जल्द ही एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और वहां एकत्र होकर उन्होंने ड्रेविन से और जानकारियां मांगी। ड्रेविन, विवान ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने कहा गाथरियल सिर्फ एक मोहरा था। असली खतरा कौन है? ड्रेविन ने गहरी सांस ली, मानो उसे खुद पर काबू पाना पड़ रहा हो। एक प्राचीन वैम्पायर रानी नौकना, उसने कहा। वह सदियों से सुप्त अवस्था में थी, लेकिन अब वह जाग चुकी है और वह अपने साम्राज्य को दोबारा खड़ा करना चाहती है। नौकना? सिया ने भौहें सिकोड़ी। हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि वह छाया में रही। ड्रेविन ने समझाया। वह वैम्पायरों की पहली रानी थी। उसकी शक्ति असीम है। गाथरियल उसी का सेवक था, लेकिन अब उसकी हार के बाद नौकना शायद खुद मैदान में उतरेगी। एलरा ने चिंतित स्वर में कहा, अगर वह इतनी शक्तिशाली है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, ड्रेविन ने कहा। सोलरिस ऑनर्ब, एक प्राचीन वस्तु जो सूर्य की ऊर्जा को संचित करती है। वैम्पायरों के विरुद्ध वही एक प्रभावी अस्त्र है, लेकिन यह खो चुका है। हमें उसे ढूंढना होगा। तो हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते, जीन्स ने कहा, आंखों में दृढ़ निश्चय। हमें अभी निकलना होगा। ड्रेविन ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन सावधान रहना। नौकना के अनुचर हर जगह हो सकते हैं। दल अब फिर एक नई यात्रा के लिए तैयार था। वे जान चुके थे कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली है। उनकी खोज उन्हें एक प्राचीन ग्रंथालय तक ले गई, जहां सदियों पुराने ग्रंथ और पांडुलिपियां धूल में छिपी हुई थीं। और वहीं उनके रास्ते में आया एक रहस्यमयी व्यक्ति, आदित्य, एक इतिहासकार जिसकी आंखों में समय का भार था। आदित्य ने दरवाजा खोलते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता था कि तुम लोग एक दिन यहां जरूर आओगे। सोलरिस ऑनर्ब की बातें हवा में तैरती रहती हैं, लेकिन सच तक पहुंचना आसान नहीं होता। भीतर कमरे में लकड़ी की अलमारी, पुरानी किताबों और जड़ी बूटियों की खुशबू से भरा माहौल था। एक टेबल पर अजीब सी मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लौ स्थिर थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें थामे हुए हो। विवान थोड़ा आगे बढ़कर बोला, आपको इसके बारे में कितना पता है? उसकी आवाज में उत्सुकता थी, लेकिन आंखों में संदेह भी झलक रहा था। आदित्य ने धीरे धीरे एक मोटी धूल भरी किताब निकाली, उसके पन्ने पलटे और बोला, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। सोलरिस ऑर्ब, यह सूर्य की प्राचीन ऊर्जा को संचित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वैम्पायरों के विरुद्ध सबसे प्रभावशाली अस्त्र है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। यह एक ऐसे मंदिर में छिपा है जहां केवल वही जा सकते हैं जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। सिया ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? आदित्य की मुस्कान गहरी हुई। हां, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। हमें उन रास्तों से गुजरना होगा जहां हर कदम खतरा हो सकता है। मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। डर, भ्रम और पीड़ा तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दल ने एक दूसरे की आंखों में देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। फिर वे आदित्य के पीछे चल पड़े, घने जंगलों की ओर, जहां पेड़ों के झुरमुट तले छिपा था वह रहस्यमयी मंदिर। रास्ते भर हवाओं में कुछ अशुभ सा गूंज रहा था। पक्षी चुप थे और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते बिना हवा के भी सरसराते लगते थे। अंततः वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे। वहां एक रहस्यमयी महिला पहले से ही खड़ी थी, जैसे उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह तुम्हारे विचारों को पढ़ रही हो। मेरा नाम माया है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं इस मंदिर की रक्षक हूं, लेकिन भीतर केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर के भय और लालच को पराजित किया हो। अगर तुम सोलरिस ऑर्ब पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। विवान ने कहा, हमें मंजूर है, हम तैयार हैं। माया ने मंदिर के द्वार की ओर इशारा किया और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर घना अंधकार था, जैसे किसी और ही दुनिया की शुरुआत हो।
पहली परीक्षा में दल को अपने अपने सबसे भयावह डर का सामना करना पड़ा। सिया ने अपने पिता को खोते देखा, विवान ने खुद को अकेले अंधेरे में फंसा पाया और अरुण अपने ही हाथों से अपने भाई को मरते देखता रहा। ये सब केवल भ्रम नहीं थे, वे अनुभव वास्तविक से कहीं अधिक तीव्र थे। दूसरी परीक्षा बलिदान की थी। मंदिर ने उन्हें उनके सबसे प्रिय व्यक्ति को छोड़ देने का विकल्प दिया। भावनात्मक रूप से उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। विवान ने कांपते हुए कहा, अगर किसी की भलाई मेरे त्याग पर निर्भर करती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसने अपनी सबसे प्यारी यादों को त्याग दिया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी, आत्मा की शुद्धता। उन्हें अपने भीतर झांकना पड़ा, अपने दोष, अपनी इच्छाएं, अपनी परछाइयों को पहचानना और स्वीकारना पड़ा। हर कदम पर माया उनके साथ थी, लेकिन सिर्फ मार्गदर्शन के लिए। परीक्षा उन्हें खुद ही देनी थी। अंततः जब मंदिर ने उन्हें स्वीकार कर लिया तो आंतरिक कक्ष में सोलरिस ऑर्ब स्वयं प्रकट हुआ, चमकता हुआ जैसे सूर्य की एक किरण पत्थर में कैद हो। माया मुस्कुराई, उसकी आंखों में राहत और गर्व की छाया थी। तुमने सिद्ध किया कि तुम इस शक्ति के योग्य हो, लेकिन याद रखो, यह केवल आरंभ है। असली युद्ध अब शुरू होगा। दल ने ऑर्ब को संभाल कर रखा। हर किसी की आंखों में उम्मीद और भय की मिली जुली चमक थी। वे अब अंधकारमय साम्राज्य की ओर बढ़े, नौकना का क्षेत्र जहां मृत्यु साक्षात थी। रास्ते में कई रहस्यमयी बाधाएं आईं। चट्टानों के बीच से फुफकारते सर्प, धुंध में गुम होता रास्ता और ऐसी परछाइयां जो बोलती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। ड्रेवन और आदित्य के अनुभवों ने उन्हें कई बार बचाया। आखिरकार वे नौकना के किले तक पहुंच गए, एक काला गढ़ जिसके चारों ओर अंधेरे की दीवारें थीं, जैसे वह रोशनी को निगलने की शपथ लिए बैठा हो। किले के द्वार पर नौकना खड़ी थी। उसकी आंखों में घमंड था और उसकी मुस्कान में क्रूरता। उसने कहा, तुम लोग यहां तक पहुंच गए, यह देखकर अच्छा लगा, लेकिन अब यह तुम्हारा अंत है। विवान ने सोलरिस ऑर्ब को उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। हम अंधकार को मिटाने आए हैं और हम रुकेंगे नहीं। और युद्ध शुरू हुआ। नौकना की शक्तियां भयानक थीं। उसने हवाओं को अपने इशारों से मोड़ा, आग को बुलाया और मन को भ्रमित किया। लेकिन दल की एकता और सोलरिस ऑर्ब की ऊर्जा ने धीरे धीरे उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अंत में सिया ने सोलरिस ऑर्ब को दोनों हाथों से थामकर उसकी ऊर्जा को केंद्रित किया, जैसे सूर्य स्वयं उसमें समा गया हो। उसने नौकना पर प्रहार किया। एक तीव्र प्रकाश की लहर फैली और नौकना चीखती हुई धूल में विलीन हो गई। अंधकार का साम्राज्य ढह गया। चारों ओर रोशनी फैलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट वापस आई। हवा में जीवन लौट आया। मानवता ने राहत की गहरी सांस ली। लेकिन दल जानता था, यह केवल एक अध्याय का अंत था। अभी बहुत कुछ बाकी था।